Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science chapter number 3 समकालीन दक्षिण एशिया। और जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास की हमारी वीडियो पार्ट 2 की रहने वाली है। फर्स्ट क्लास की वीडियो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर किए थे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सैम्पल पेपर्स में आ रखे हैं, और आज की क्लास की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि भारत द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजने के कारण की व्याख्या कीजिए। शांति सेना को बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस क्यों बुला लिया गया, ये भी स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली बताया गया है कि भारत को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, आखिर ऐसा क्या कारण आया कि भारत ने सेना भेज दी श्रीलंका के अंदर, और सेना भेजी भी तो बिना लक्ष्य को प्राप्त किए वापस क्यों बुला ली। ये दो प्रश्न एक तरह से बनाकर एक क्वेश्चन बना दिया है, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। 6 नंबरों के क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। अब देखिए समझते हैं। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई थी। भारत की तमिल जनता का भारत सरकार पे दबाव था कि वे तमिलों के हितों की रक्षा करें। भारत सरकार ने समय समय पर तमिल सरकार से बातचीत की, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार तमिल के मसले पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए एक समझौते के तहत भारतीय सेना यानी कि IPKS के द्वारा को श्रीलंका के अंदर भेजा। तो बेसिकली बताया गया है कि श्रीलंका की जो अंदर परेशानी चल रही थी वो भारत से जुड़ी हुई थी, यानी कि जो उसमें लड़ाई हो रही थी, जाति संघर्ष हो रहा था, उसमें से एक जाति जिससे लड़ाई हो रही थी वो भारत की थी, भारतवंशी थी, तमिलनाडु के राज्य की थी। तो तमिलनाडु के राज्य के लोगों का भारत सरकार के ऊपर दबाव था कि आप तमिल के लोगों की हितों की रक्षा कीजिए, वहाँ जो उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत बिहेव हो रहा है, आप उनकी प्रोटेक्शन कीजिए। तो बेसिकली ये सब बात उठने लगी, तो भारत सरकार ने तमिल की सरकार से बार बातचीत भी शुरू करी कि ये क्या हो रहा है, ये ठीक कीजिए या फिर सामान्य करने के लिए कई सारी बार बातचीत हुई। परंतु भारत सरकार 1987 के अंदर इस मामले के अंदर प्रत्यक्ष रूप से घुस गई और वहां पे रिश्ते सामान्य करने के लिए IPKF यानी शांति सेना भेजी। अब ये तो था हमारा कारण, अब वो बिना काम किए वापस क्यों आ गई, वो देख वापस क्यों बुला ली गई। तो भारतीय सेना की उपस्थिति श्रीलंका के लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। श्रीलंका के लोगों को ये लगने लगा कि भारत बड़ा होने के कारण यानी विशाल होने के कारण हमारे अंदरूनी मामलों के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है। तो इसी तरीके की बातें उठने लगी। तो अर्थात भारत ने 1989 के अंदर अपनी जो शांति सेना भेजी थी वो वापस बुला ली बिना लक्ष्य को प्राप्त किए। तो ये था हमारा टॉपिक, एक बड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको आना ही चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि भारत के लिए दक्षिण के महत्व का आंकलन कीजिए। तो इसका आंसर है कि भारत दक्षिण के सदस्य देशों के मध्य स्थित है और इसकी सीमाएं अधिकांश सदस्य देशों के साथ मिलती हैं। दूसरा पॉइंट ये है सार्स यानी दक्षिण इस क्षेत्र में विश्वास बहाली और शांति निर्माण में निर्णायक भूमिका ले सकता है। थर्ड पॉइंट, यदि इस क्षेत्र के सभी देश मुक्त व्यापार करें तो सभी देशों को वास्तविक आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। तो ये था हमारा भारत द्वारा आकलन जो कि दक्षिण के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन तथा अमेरिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर ये है कि चीन और अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका रखते हैं। जैसे कि विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया के दोनों देश चीन और भारत नज़दीक आए हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध शीत युद्ध के बाद बेहतर किए हैं। और दूसरा ये दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए, उदारवादी नीतियां अपनाई गईं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी और भी ज़्यादा गहरी हो गई। एक पॉइंट और है वो, और पॉइंट हमारे पास ये है कि अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अधिक है और दक्षिण एशिया क्षेत्र में जनसंख्या भी अधिक है और बाजार का आंकड़ा बड़ा है। तो अल्टीमेटली इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति की भविष्य से अमेरिका के हित बंधे हुए हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि काफ़ी 6 नंबर का क्वेश्चन तो है। अगर 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप 3 पॉइंट बड़े बड़े नहीं लिख कर आओगे तो फिर क्या लिख कर आओगे। तो बेसिकली यहाँ हमारा एक क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू का आकलन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर है हमारे पास सकारात्मक पहलू, यानी कि आपदा प्रबंधन, विकास, आर्थिक सहयोग से संबंधित मामलों में दोनों पक्ष आपस में सहमति बनी रहती है और एक दूसरे काफ़ी निकट भी हैं। दूसरा ये पर्यावरण के मसले पर भी सहयोगात्मक मूल्य है इन दोनों का। और थर्ड ये आता है भारत ने बांग्लादेश को कोविड-19 के दौरान वैक्सीन देने में भी सहयोग किया था। तो
तो ये तो हमारे कुछ सकारात्मक पहलू हैं जो कि आपस में दोस्त बन के हैं, निकट हैं आपस में दोनों देश। अब देखते हैं कुछ नकारात्मक पहलू। पहला तो यही ढाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला, और दूसरा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर जल पे विवाद, यानी कि उसके जल के ऊपर विवाद करता रहता है बांग्लादेश कि हम तक आप पानी छोड़ते नहीं हैं। और थर्ड आता है कि भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जब जाना होता है तो बांग्लादेश अपने इलाके से निकलने के लिए साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है कि कहीं घूम के जाओ मगर मेरे इलाके से मत जाओ। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक पहलू हैं हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के। ठीक है, आई होप आपके समझ में आए होंगे। अब हम अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र के संक्रमण की व्याख्या कीजिए। तो यानी नेपाल के अंदर राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक हम कैसे पहुंचे उसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर है कि नेपाल में लंबे समय तक राजतंत्र और लोकतंत्र में जद्दोजहद चलती रही कि राजतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। अब यहाँ की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावित हो रहे थे। और दूसरा पॉइंट है हमारा, नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच लंबा संघर्ष चला का, यानी कि ऐसा नहीं कि छोटे मोटे समय की बात है, काफ़ी लंबा संघर्ष चला है हमारा। और दूसरा पॉइंट आता हमारे पास, मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दबाव में राजा ने 1990 के अंदर नए लोकतंत्र संविधान की मांग मान ली, यानी कि एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन था या वो आंदोलन कर रहे थे तगड़े तरीके से, तो उनकी मांग मान ली गई और एक नए संविधान को अपनाने की, यानी लोकतांत्रिक संविधान को अपनाने की मांग राजा ने मान ली 1990 के अंदर। फिर 2008 में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करने के बाद लोकतंत्र गणराज्य बनाया गया, मगर अब भी इसके अंदर एक जगह में राजा की पोस्ट खाली रखी गई कि ये राजा की जगह है। परंतु कुछ समय बाद जो और लोग थे उन्होंने देखा कि हमें राजा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पूरा लोकतंत्र के ऊपर चलेंगे, जो राजा के लिए हमने जगह बनाई थी संविधान के अंदर वो ख़त्म कर दी जाए। तो 2015 में नया संविधान अपनाया गया जिसके अंदर पूर्ण रूप से हमारा लोकतंत्र रूप में वो कन्वर्ट हो गया नेपाल। तो ये था हमारा नेपाल का टॉपिक। आई होप आपकी क्लियर हो, आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो भी बार बार रिपीट हो रखे हैं एग्जाम के अंदर। थैंक यू।